सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। उड़ान, नई दिशा में नए साहस है जिनकी पहचान, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर 21वीं सदी में देश को फिर एक बार विश्व गुरु के रूप में देखने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। सुशासन द्वारा सबका साथ, सबका विकास व सर्वपंथ समभाव जिनका संकल्प है, जो देश के विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहते हैं, विकास को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का विश्वास रखते हैं, जो वोट बैंक की नहीं परंतु विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं, जिनके लिए देश का युवा सिर्फ वोटर नहीं परंतु पावर है, गरीब दरिद्र नारायण है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें आपके भाषण के लिए। नमस्ते। हिंदुस्तान के कोने कोने में आज एक अद्भुत प्रयोग हो रहा है। दुनिया में हमारी पहचान एक पिछड़े देश की है, बैकवर्ड कंट्रीज में हम गिने जाते हैं, लेकिन सारे विश्व का ध्यान आकर्षित हो ऐसी घटना आज हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही है। करीब करीब 20 से अधिक राज्यों में 100 से अधिक स्थानों पर मैं आज ये अत्यंत आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि 2012 के गुजरात विधानसभा के चुनाव में पहली बार इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। तब विश्व के सभी अखबारों, दुनिया के मीडिया का इस घटना ने ध्यान आकर्षित किया था। तब ज्यादा से ज्यादा हम 50-52 स्थानों पर पहुंचे थे। एक साथ 53 स्थानों पर
लाखों नागरिकों को संबोधन करने का 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से अवसर मिला था। वह अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। आज मेरा सौभाग्य है कि करीब करीब 1.5 वर्ष के बाद मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ने का मुझे ही सद्भाग्य मिला है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व होता है, चुनाव एक उत्सव होता है, एक लोक शिक्षा का पर्व होता है और सभी राजनीतिक दलों का, सिविल सोसाइटी का, एनजीओज का, सरकारी व्यवस्थाओं का, सबका दायित्व बनता है कि लोगों को शिक्षित किया जाए। सभी प्रकार के विचार जनता जनार्दन के सामने आने चाहिए और लोगों को अवसर मिलना चाहिए। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या जरूरी है, क्या तत्काल जरूरी है, कौन सही करेगा, कौन गलत करेगा, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। भाइयों बहनों, मेरे लिए चुनाव एक खुद के प्रशिक्षण का भी पर्व होता है और लोक शिक्षा का अवसर भी होता है। मैं 15 सितंबर से पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूं। 350 से भी अधिक स्थान पर जनता जनार्दन को दर्शन का, उनसे बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है और मैंने अनुभव किया है कि इस चुनाव में देश की जनता स्थितियों को समझने के लिए, उसके परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए बहुत ही उत्सुक है, रिसेप्टिव है। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात जो ध्यान में आ रही है वो है हमारे देश का युवा मतदाता और उसमें भी जो पहली बार मतदान करने जा रहा है। मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूं। मुझे युवा पीढ़ी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनसे निकट नाता जोड़ने का बहुत बड़ा अवसर मिला है। और कल मैं देख रहा था कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया उनके जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना थी जैसे बालक का जन्मदिन हो और कैसा उत्सव उमंग का माहौल होता है। विद्यार्थी के जीवन में ग्रेजुएशन का अवसर हो, कैसा उत्सव उमंग का अवसर होता है, वैसा ही अवसर मैं मेरे देश के नौजवानों में देख रहा था। इतना ही नहीं, मैंने ऐसे सैकड़ों ट्विटर और फेसबुक देखे कि जिसमें नौजवानों ने अपनी उंगली पर लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का जो काली शाही का निशाना है, बड़े गौरव के साथ अपनी उंगली बताती हुई तस्वीरें उन्होंने फेसबुक पर रखी है। और जैसे एक ने लिखा है कि मैं मतदान करने गई और जब बाहर निकली तो वहां जो अफसर बैठे थे उन्होंने कहा कि आपने मतदान किया, आपका बहुत आभार, आपने भारत के लिए मतदान किया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये शब्द उस पहली बार मत देने वाले नौजवान को, उस बच्ची को इतना छू गया और बड़े इमोशनल होकर के उसने कल अपने ट्विटर फेसबुक पर लिखा है। ऐसी तो मैंने बहुत घटनाएं देखी। कुछ लोगों ने बुजुर्गों को मतदान मथक पर ले गए, उसका जिक्र किया है, फोटो शेयर की है।
आप देखिए, इस बार हम देख रहते हैं कि जैसे चुनाव में नई पीढ़ी जुड़ी है, वैसे इस चुनाव में हिंदुस्तान का यंग डिजिटल इंडिया भी जुड़ा है। ये यंग डिजिटल इंडिया के जुड़ने के कारण गतिविधियां बहुत तेज हुई है, बातें बहुत शार्प हुई है, और इसलिए भाइयों बहनों, एक उत्तम प्रकार का काम, और कल जो मतदान हुआ है, भाइयों बहनों, मैं भाजपा से हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं। इस चुनाव में मैं अभियान कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूं। जनता की नब्ज पहचानने का इतने सालों में मेरा भी अनुभव सकता हूं कि तीसरे चरण का कल का जो मतदान था, इतनी भयंकर गर्मी में और राजनेताओं के प्रति समाज में जो अविश्वास पैदा हुआ है, भरोसा जो टूटा है, सरकार ने ये खाई पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। कभी भी माफ न करें, ऐसी दिल्ली सरकार का रवैया रहा है 10 साल का। इन सारे नेगेटिव कारणों के बावजूद भी देश का नौजवान मतदान करने के लिए, देश के बुजुर्ग मतदान करने के लिए, माताएं बहनें मतदान करने के लिए धूप में, ताप में, गर्मी में लंबी लंबी कतारें लेकर के खड़े हो गए। भूतकाल में जो मतदान होता था, कहीं 15% ज्यादा, कहीं 12% ज्यादा, कहीं 20% ज्यादा, ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी निशानी है। भाइयों बहनों, मैं इलेक्शन कमीशन को भी पहले, दूसरे और तीसरे चरण के उसके काम के लिए बधाई देता हूं। और इस चुनाव के दरमियान कुछ सुरक्षा बल के जवानों ने भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आपके मताधिकार की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। कुछ हमारे जवान शहीद हो गए। आपकी उंगली पर काला टीका लगे, लोकतंत्र बरकरार रहे, आपका अधिकार कोई छीन न जाए, इसलिए उन जवानों ने बलिदान दिया है। ये बलिदान लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। मैं उन शहीद जवानों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और मैं इनकी शहादत के समय उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपका रक्त भारत की लोकतंत्र में सदा सर्वदा एक नई प्रेरणा देता रहेगा, ऊर्जा देता रहेगा, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और अधिक बढ़ाता जाएगा। भाइयों बहनों, ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आज 125 करोड़ के देशवासी संकटों से मुक्ति चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने अंधेरा है, कहां जाए, कैसे करे, उन्हें रास्ता नहीं सूझता है। मैं जब भ्रमण करता हूं तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग गाड़ियों में बैठता हूं, तो अलग अलग ड्राइवर से मिलता हूं। मैं उन ड्राइवरों से बात करता हूं, मैं पूछता हूं, भाई कैसे चल रहे हो, बच्चों को पढ़ाते हो? तो उदासीन हो जाता है। मैं पूछता हूं, कोई कर्ज वर्ज करते हो, कितना परिवार में कर्ज होगा, कैसे हो, सब बातें करता हूं। ज्यादातर ड्राइवर मुझे बताते हैं, हाँ साहब मेरा कर्ज हो गया है। फिर मैं धीरे से पूछता हूं, भैया बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कोई बुरी आदत तो नहीं है ना, कर्ज कैसे हो गया? 90% ड्राइवरों ने मुझे जो जवाब दिया है वो ये जवाब दिया है कि साहब कोई बुरी आदत नहीं, बहुत मेहनत करता हूं, नौकरी से घर जाने के बाद भी कुछ न कुछ काम करता हूं, लेकिन बस दिल में एक इच्छा है, बच्चों को पढ़ाना है। मेरी जैसी जिंदगी गई वैसी जिंदगी मेरी बच्चों की जाए, मैं नहीं चाहता हूं। और हम गरीब को तो शिक्षा ही बचा पाएगी, और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी स्कूल में भर्ती कराने के लिए मैंने कर्ज किया है।
भाइयों बहनों, ये बात मेरे दिल को छू जाती है। क्या सरकार की शाला ऐसी ना हो, स्कूल ऐसी ना हो कि जहां पर गरीब का बच्चा भी अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके? क्या उन सरकारी स्कूल के टीचरों का दायित्व ना हो कि सरकार समाज के इस गरीब से गरीब तबके के लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की प्राथमिकता दे? भाइयों बहनों, ये गंभीर सवाल को हमने अपने जिम्मे लिया है। इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है, उस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने आग्रह से कहा है कि जो गरीब तबके लोग हैं, जो नियो मिडिल क्लास हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी महंगी स्कूलों में जा नहीं पाते लेकिन उनकी अच्छी शिक्षा पाने की इच्छा है, भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि अब क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए, गुणात्मक परिवर्तन के लिए हम सबका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा उत्तम हो, शिक्षा सबको सुलभ हो और सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी एक गर्व के साथ दुनिया से आंख में आंख मिला करके वो आगे बढ़ सके, ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो? भाइयों बहनों, आज मध्यम वर्ग का परिवार हो, ठीक से जिंदगी गुजारता हो, छोटा सा परिवार हो, सुखी हो, लेकिन अगर परिवार में एक बीमारी आ जाए, एक, उसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाती है, सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। माँ बाप बेटा किसी को भी एक बीमारी आ जाए, 10-15 साल की कमाई जो जमा करके रखी होगी, फ्लैट बनाने का इच्छा कर रखी होगी, बेटी बड़ी होगी तो शादी कराने की योजना बनाई होगी, वो सारे रुपये दवाई में खर्च हो जाते हैं। कहां जाएगा मेरा मध्यम वर्ग का भाई? कहां जाएगा निम्न मध्यम वर्ग का भाई? सरकारी अस्पतालों के प्रति उसकी आस्था रही नहीं है, उसको चिंता रहती है, और कोई धन तो लगा सकता है, जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकता है। भाइयों बहनों, मेरा सपना है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम गरीब से गरीब व्यक्ति भी दवाई के बिना, उपचार के बिना मरना नहीं चाहिए, तबाह होना नहीं चाहिए। व्यवस्थाएं ऐसी विकसित करें, प्राइवेट डॉक्टरों को, प्राइवेट अस्पतालों को भी गरीब की सेवा के साथ जोड़े। अगर उसका सरकारी अस्पताल में इलाज संभव नहीं है, प्राइवेट में जाएं, सरकार उसका जिम्मा उठाए। भाइयों बहनों, पिछले 60 साल से आरोग्य के क्षेत्र में जितनी उदासीनता हमने बरती है, जो 125 करोड़ व्यक्तियों के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, उतनी उदासीनता शायद इस देश ने कभी किसी और चीज में नहीं बरती है। मैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बधाई देता हूं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और पोलियो मुक्ति के अभियान को उन्होंने लीड किया था, और 2 बूंद बच्चे की जिंदगी बचा लेता है, उससे हमने सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और आने वाले दिनों में क्या हम हमारे देश के बच्चों को डायरिया से मुक्त नहीं कर सकते हैं? कभी कभी न्यूट्रिशन की समस्या के मूल में भी डायरिया होता है। छोटे छोटे बच्चे डायरिया के कारण तबाह हो जाते हैं, जिनकी उनकी बर्बाद हो जाती है। माँ बाप कुछ भी करें, उसका शरीर बनता ही नहीं, वजन बढ़ता ही नहीं है। भाइयों बहनों, एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि न्यूट्रिशन ये देश का सबसे गंभीर सवाल है। जब प्रधानमंत्री ने बात को कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बाद में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। मुझे आज दुख के साथ कहना है मेरे देशवासियों, न्यूट्रिशन एक गंभीर समस्या है, कोई राज्य उससे अछूता नहीं है। गुजरात शायद ऐसे जैसे राज्य ने इंप्रूवमेंट शायद ज्यादा अच्छा किया हो,
लेकिन संकट नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। तब जाकर के मन में होता है क्या हम इसका उपाय नहीं खोज पाएंगे? क्या राजनीतिक छींटाकशी करते रहेंगे? आप ये करते हैं उस राज्य में ऐसा है, इस राज्य में ऐसा है। नहीं भाइयों बहनों, बहुत हो चुकी राजनीति। बच्चों की जिंदगी पर हम राजनीति न करें। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना है, प्रधानमंत्री ने मुश्किल से एक मीटिंग बुलाई, इतना ही नहीं, बाद में ये काम भी उन्होंने अपने हाथ पर से छोड़ करके प्लानिंग कमीशन को दे दिया। अगर यही चलता रहेगा तो हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? भाइयों बहनों, मेरा सपना है हमारे बालकों में जो कुपोषण की समस्या है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से विश्व में जिसकी भी मदद लेनी पड़े ले करके, जिस किसी का मार्गदर्शन लेना पड़े ले करके हम इस काम को करना चाहते हैं, एक मिशन मोड पे करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज किसी बोरवेल में एक बच्चा गिर जाए तो सारा देश टीवी के सामने बैठ जाता है और सारे हिंदुस्तान के टीवी चैनल वहां पहुंच जाते हैं। मिलिट्री आती है, बोरवेल में से बच्चा, उसकी रनिंग कमेंट्री चलती है। बोरवेल में गिरा हुआ बच्चा हिल रहा है, सांस ले रहा है, पानी पहुंचाया नीचे, पानी ले रहा है। रनिंग कमेंट्री 24-24, 36-36 घंटे तक चलती है। खुदाई चलती है, बच्चे को बाहर निकलने की कोशिश होती है। सारा देश टीवी के पर्दे के सामने सांस ऊपर करके बैठा होता है। भाइयों बहनों, एक बच्चा ट्यूबवेल में संकट में आया हो या मर जाए, देश की आंख में से आंसू टपक जाता है। लेकिन हमें मालूम है हमारे यहां माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कितना ऊंचा है देश में। क्या 21वीं सदी में भी प्रसूति में ही बच्चा भी मर जाए, मां भी मर जाए? क्या इन मां बच्चों को नहीं बचाना चाहिए? क्या इनकी जिंदगी की चिंता नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, रोज कितने बच्चे मर रहे हैं। जन्म के तुरंत बाद मरने वाले बच्चे, जन्म के बाद 1 हफ्ते में मरने वाले, 2 हफ्ते में मरने वाले, 4 हफ्ते में मरने वाले, न जाने भारत का भविष्य को कितना बड़ा संकट आ जाता है। कभी कभी मां और बेटा दोनों मरते हैं, कभी कभी बच्चा बच जाता है, मां मर जाती है। जिसने कितने सपने देख करके शादी की है और 25-27 साल की उम्र में बीवी मर जाए, उस परिवार का क्या होता होगा? दोनों परिवार का हाल क्या होता होगा? भाइयों बहनों, ये ऐसा संकट नहीं है कि जिसके रास्ते ना हो। मैं गुजरात अनुभव से कहता हूं, हमने एक चिरंजीव स्कीम बनाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाने के लिए। गरीब से गरीब मां पर अगर प्रसूता है, प्रेग्नेंट है, तो उसको अच्छे से अच्छे सारवार मिले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल बनाया। और आज मेरे गुजरात में 7-8 साल पहले मुश्किल से 40-45 प्रसूति अस्पताल में या तो किसी योग्य व्यक्ति की निगरानी में होती थी। आज वो आंकड़ा हमने 98 तक पहुंचा दिया है। माताओं की जिंदगी बच रही है, गरीब माता बच रही है, गरीब बच्चे बच रहे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमें हमारे देश के आरोग्य क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी। देश में अच्छे अस्पतालों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में हिंदुस्तान के हर राज्य में एम्स जैसे अस्पताल बनाने का सपना संजोया है और हम इसको बना के रहेंगे। भाइयों बहनों, आज जितनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है, जितनी मात्रा में बीमारियां बढ़ रही है, उतनी मात्रा में डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। क्यों न हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक मेडिकल कॉलेज न बनाएं? भाइयों बहनों, जितनी बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, डॉक्टरों को हम तैयार करेंगे, हेल्थ सेक्टर में लड़ाई लड़ने में हमें काम आएगा। भाइयों बहनों,
जितना हेल्थ केयर की आवश्यकता है उतनी ही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की आवश्यकता है। हमें बीमारी को एड्रेस करना है कि आरोग्य को एड्रेस करना है, हमें पैराडिम शिफ्ट करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, शिक्षा में जैसे मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वैसे स्वास्थ्य में ही उतनी ही बारीकी से काम करने की जरूरत है। भाइयों बहनों, आरोग्य की जब बात करते हैं तो स्वच्छता एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। हम जिस महात्मा गांधी का नाम बार बार लेते हैं, क्या कभी हमने महात्मा गांधी के दिल को छूने वाली, महात्मा गांधी जिसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे, उसकी ओर कभी ध्यान केंद्रित किया? मैंने जितना गांधी को जाना है, समझा है, पढ़ा है, पूज्य बापू के दिल में सफाई, स्वच्छता ये उनकी प्राथमिकता होती थी। आज भी कोई वर्धा के आश्रम में चला जाए, साबरमती के आश्रम में चला जाए, तो बापू की जो स्वाभाविक प्रकृति थी उसके दर्शन होते हैं। क्या हम हिंदुस्तान में स्वच्छता और सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं? भाइयों बहनों, मेरा सपना है 5 साल के बाद महात्मा गांधी, उनकी 150वीं जन्म जयंती आएगी। जब महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती हमें मनानी है तो हम कैसी मनाएं? क्या देश को स्वच्छ बनाने का सपना लेकर के नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। आज हमारे बड़े बड़े शहर, भारत सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, राज्यों की चल रही है। मैंने एक बार प्रधानमंत्री से कहा था कि प्रधानमंत्री जी, हमने शहरों के विकास को एक नए रूप से सोचने की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, बताइए मोदी जी, आपका क्या कहना है? वैसे मेरी बात वो सुनते तो बड़े प्यार से हैं, सुनी भी। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी, ये फ्लाईओवर बनाना, ये मेट्रो ट्रेन बनाना समय की मांग है, करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ 2 चीजों पर हम बल कैसे दें? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। क्या ना हम हिंदुस्तान के 500 शहरों को चुने और आधुनिक से आधुनिक दुनिया की टेक्नोलॉजी लाएं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर बल दें। और आज तो ये जो कचरा है ना, कचरे में से भी सोना पकता है। आज कूड़ा कचरा फेंक देना नहीं पड़ता है, उसमें से भी वैल्यू एडिशन हो सकता है। और मैंने कहा, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, शहर के अगल बगल के गांव होते हैं जहां ज्यादातर सब्जी की खेती होती है, जो सब्जी शहर में आती है। हमने कहा, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके वो पानी अगल बगल के गांवों के किसानों को दिया जाए ताकि सब्जी पैदा हो। बहुत बड़ी मात्रा में सब्जी शहर में आएगी, सब्जी ज्यादा आएगी तो लोगों को कम दाम में मिलेगी। लोग ज्यादा सब्जी खाएंगे तो न्यूट्रिशन की समस्या का भी समाधान करने का एक छोटा सा अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, मोदी जी, आपका विचार बहुत अच्छा है, आप मुझे जरा डिटेल में प्लान बना के दीजिए। मैंने डिटेल में बना करके दिया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, मेरा सपना है हिंदुस्तान के 500 शहर को चुन करके तत्काल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लगा। और हिंदुस्तान को अगर हमें टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है तो स्वच्छता उसकी प्राथमिकता होती है। अगर स्वच्छता नहीं होगी, हमारे स्वभाव में स्वच्छता नहीं होगी, हमारी व्यवस्था में स्वच्छता नहीं होगी, तो हम विश्व के टूरिस्टों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। गंदगी में दुनिया का कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। यहां पर देखने के लिए कितना ही क्यों ना हो, कितने ही ताजमहल क्यों ना हो, लेकिन कोई नहीं आएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है। और टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है कि जहां कम से कम लागत से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। ऑटो रिक्शा वाला कमाता है, पकौड़े वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट वाला कमाता है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले कमाते हैं, छोटे मोटे गेस्ट हाउस वाले कमाते हैं,
बड़ी होटल वाले कमाते हैं, टैक्सी वाले कमाते हैं, इतना ही नहीं चाय वाला भी कमाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज दुनिया में $3 ट्रिलियन का चाय टूरिज्म का बिजनेस है। उस बिजनेस को हिंदुस्तान ने कैप्चर करना चाहिए। भाइयों बहनों, नौजवान अब बेरोजगार रहेगा तो देश के लिए संकट होगा। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास 3D है। आज मैं ये 3D टेक्नोलॉजी से आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन देश के पास ताकतवर 3D भी है। एक डी है डेमोग्राफिक डिविडेंड, दूसरा डी है डेमोक्रेसी, तीसरा डी है डिमांड। इतनी डिमांड हो, ऐसी डेमोक्रेसी हो और इतना बड़ा यूथ पावर हो, ये दुनिया में किसी के नसीब नहीं है। भाइयों बहनों, हमें उस बात पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा सपना है हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाना, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग गांव गांव घर पहुंचाना और विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से हिंदुस्तान को एक नई ताकत देना, नए उमंग और उत्साह के साथ देना। भाइयों बहनों, अब दिल्ली से हम निराश हो चुके हैं, दिल्ली सरकार से निराश हो चुके हैं, मां बेटे के साम्राज्य से निराश हो चुके हैं। मैं हैरान हूं, इस पूरे चुनाव में बड़ा बड़ा अध्ययन करता हूं। दिल्ली सरकार के जितने भी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने 10 साल में क्या किया देश को बताने के लिए तैयार नहीं है, हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। भविष्य में देश के लिए क्या करने वाले हैं कहने को तैयार नहीं। अरे कोई तो जवाब दोगा। आपने कहा था 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे पाए हो। आप जवाब तो देने को तैयार भी नहीं हो। क्या लोकतंत्र में कांग्रेस के मित्रों की जिम्मेवारी नहीं है? और देश की जनता जवाब मांगे तो हम पे कीचड़ उछालते रहते हो, गंद फैलाते रहते हो। मेरे कांग्रेस के मित्रों, कान खोल करके सुन लो, आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। आपकी हरकतें हिंदुस्तान के युवा मन को विचलित नहीं कर सकते, हिंदुस्तान के भविष्य की चिंता करने वाली पीढ़ी को विचलित नहीं कर सकती। पराजय आपके सामने है और मैं देख रहा हूं ये तीसरे चरण के मतदान के बाद आपके हौसले पस्त हो गए हैं। अब आप मुद्दों से भटक गए हैं। आपको कुछ सूझता नहीं है क्या करना है, क्या करना, कैसे करना, आपको समझ नहीं आ रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश कांग्रेस से निराश हो चुका है। मैं देशवासियों को कहता हूं, 60 साल बिगड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। कितनी आशा, श्रद्धा, विश्वास के साथ इतने सारे वोट दिए हमने, इतनी सारी शक्ति दी। अरे पंडित नेहरू से भी ज्यादा राजीव गांधी को ताकत दी थी। क्या मिला हमें? जितनी ताकत उतनी बढ़ती है उनकी, उतना भ्रष्टाचार बढ़ता है। जितना ज्यादा उनको शासन का अवसर मिलता है, उतनी ही ज्यादा बुराइयां बढ़ती हैं। ऐसा तो मैं सोच नहीं सकता हूं भाई। अगर आपको ताकत मिलती है तो ताकत का उपयोग अच्छाइयों को लाने के लिए होना चाहिए। लेकिन जब जब कांग्रेस को सर्वाधिक ताकत मिली है, कांग्रेस ज्यादा बिगड़ी है। भाइयों बहनों, देश का भी भला इसमें है कि कांग्रेस सुधरे, लेकिन सजा नहीं होगी तब तक नहीं सुधरेगी। लोकतंत्र में कांग्रेस का सुधरना भी जरूरी है, वरना इतनी बड़ी संस्था अगर इतनी गंद फैलाती रहेगी तो देश से गंद कभी हटेगी नहीं। और इसलिए भी भाइयों, कांग्रेस की झूठी बातें, कांग्रेस के झूठे वादे, कांग्रेस के
पिछले 60 साल के कारनामे अब देश ज्यादा सहन करने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे प्रार्थना करने आया हूं और मैं कहता हूं, हवा का रुख मुझे समझ आ रहा है। अब दिल्ली में ये सरकार के लंबे दिन नहीं है। 16 मई के बाद स्थितियां बदल जाएगी। एक नया विश्वास, नई आशा, नया भरोसा। और ये जो अधिक मतदान हुआ है ना, ये अधिक मतदान आशा का मतदान है, होप का मतदान है। ये अधिक मतदान भरोसे का मतदान है। ये अधिक मतदान आज के शासकों को सजा देने के लिए मतदान है। भाइयों बहनों, पूरे विश्व को भारत के लोकतंत्र की चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, मैं मानता हूं इस चुनाव में, पानी देना भैया, इस चुनाव में पॉलिटिकल पंडितों का गणित 100% गलत निकलने वाला है। क्योंकि पॉलिटिकल पंडित इस चुनाव में अरिथमेटिक के हिसाब से चलते हैं कि भाई उस राज्य में इतने परसेंटेज होता है, इतनी सीट मिलती है। पहले 3 थी तो 5 मिलेगी, पहले 40 थी तो 45 मिलेगी। ये अरिथमेटिक, ये अंक गणित सिर्फ उसके माध्यम से इस चुनाव में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अरिथमेटिक 1 + 1 2 करता है, एक को जोड़ करके 1 2 होता है। लेकिन ये चुनाव अंक गणित का नहीं है, ये चुनाव अरिथमेटिक का नहीं है। ये चुनाव तो 125 करोड़ देशवासियों की मन की केमिस्ट्री का चुनाव है। 125 करोड़ देशवासियों के सपनों की केमिस्ट्री का चुनाव है। 125 करोड़ देशवासियों के अरमानों की केमिस्ट्री का चुनाव है। सुरक्षा चाहने वाले जन जन के मन का चुनाव है। मां बहनों की इज्जत आबरू चाहने वाले हर नर नारी का चुनाव है। और इसलिए अरिथमेटिक काम नहीं करेगा, केमिस्ट्री काम करने वाली है। इसलिए 1 + 1 भले 2 होता है, लेकिन 1 के बगल में 1 11 हो जाता है। उसी प्रकार से इस बार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। और कल के चरण के चुनाव के बाद, नौजवानों का जोम और जुस्सा देखने के बाद, लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा बढ़ने के बाद, अब देश का भविष्य तय हो चुका है। चुनाव नतीजे तय हो चुके हैं। भाइयों बहनों, रुकना नहीं है। अब हमें गरीब देश कहलाना नहीं है। अब हम पिछड़े देश के नाते जीना नहीं चाहते। अब हम मजबूर देश के नाते जीना नहीं चाहते हैं। हम एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना चाहते हैं। 125 करोड़ देशवासियों को सपने को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देशवासियों, 100 से अधिक स्थान पर लाखों लोग आज मेरे सामने बैठे हैं। मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे बात पहुंचा हूं। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। समय की सीमा है, सब जगह पे जा नहीं पा रहा हूं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैसे ही आया हूं जैसा हमेशा आपके पास आता रहता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के निशान पर आशीर्वाद दीजिए। एक आशा भरे उमंग के साथ भारत का भाग्य सुनिश्चित करने के लिए हमने मतदान करना है। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है आने वाले सभी चरण में भी सर्वाधिक मतदान होगा, सकारात्मक मतदान होगा, आशा का संचार, आशा की ऊर्जा लेकर के मतदान होगा और एक देश आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, कुछ लोग विकास को एजेंडा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका विकास में विश्वास नहीं है और इसलिए वो
पुरानी घिसी पीटी टेक्निक से बांटो और राज करो, उसकी तरकीबें चला रहे हैं। जातिवाद का जहर घोलने के लिए पिछले 3 महीनों में इतनी कोशिशें हुई है, लेकिन मेरे देश के नौजवानों ने इस बार ऐसे खेल खेलने वालों को सफल नहीं होने दिया। संप्रदाय के रंग करके, लोगों को भयभीत कर करके, भांत भांत की बातें झूठ फैला करके, भयभीत कर करके वोट बटारने के खेल जो चलते आए हैं, इस चुनाव में नौजवानों ने उस खेल को भी चलने नहीं दिया है। और देश के अंदर विकास का मुद्दा प्राथमिक बना है। देश विकास के मुद्दे पर वोट दे करके देखें। किसी भी सरकार को विकास के मुद्दों पर जवाब देना पड़े, ऐसी स्थिति पैदा करनी है। और इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास सुशासन और विकास, इन्हीं 2 मुद्दों पर आपके पास आया हूं। उन्हीं के आधार पर मैं आपसे वोट मांगता हूं। जाति बिरादरी के नाम पर मुझे वोट मत देना, संप्रदायवाद के नाम पर मुझे वोट मत देना। हमें तो 125 करोड़ देशवासियों की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भावना, उसी के आधार पर देश को आगे बढ़ाना है। और भाइयों बहनों, आज गुजरात जो आगे बढ़ा है ना, मैं कभी नहीं कहता मोदी के कारण बढ़ा है। ये गुजरात आगे बढ़ा है गुजरात की एकता के कारण, गुजरात के भाईचारे के कारण, गुजरात में सद्भावना का माहौल उसके कारण बढ़ा है। हम देश में भी एकता, भाईचारा, सद्भाव का माहौल बनाना चाहते हैं। और इसीलिए तो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमने कहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत एक हो, भारत श्रेष्ठ हो, यही हमारा सपना है। और हमने ये भी कहा है, हमारी कार्यशैली क्या होगी? हमारी कार्यशैली होगी सबका साथ, सबका विकास। सिर्फ सरकार ही सब करेगी ऐसा भी हमने नहीं कहा, सरकार कुछ नहीं करेगी ये भी नहीं कहा, लोग कुछ सब कुछ करेंगे ये भी नहीं कहा, लोग कुछ भी नहीं करेंगे ये भी नहीं कहा। हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। 125 करोड़ नागरिक हम मिलकर के एक कदम चले, देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। मैं जनता की शक्ति पे भरोसा करता हूं। मैं जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं और उसी ईश्वर के चरणों में बैठ करके मैं भारत मां की सेवा करना चाहता हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं 3D के माध्यम से आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं, आग्रह करने आया हूं, अधिकतम मतदान हो, गर्मी कितनी ही क्यों न हो, मतदान हो। भाइयों बहनों, आपके दिमाग में कमल हो, आपकी जुबान पर कमल हो, आपके दिल में कमल हो, लेकिन मतदान के दिवस ये कमल उंगली पे उतरना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मतदान के दिवस आपके दिमाग में जो कमल है, आपकी जुबान पर जो कमल है, आपके दिल में जो कमल है, ये कमल उंगली पर पोलिंग बूथ में ईवीएम मशीन पे उतरना चाहिए। तब जाकर के पूरे हिंदुस्तान में कमल खिलेगा। और भाइयों बहनों, दिल्ली में अब बनाने के लिए सरकार नहीं बनानी है, कुछ करने के लिए सरकार बनानी है। अब दिल्ली में एक मजबूत सरकार की जरूरत है। 300 से अधिक साथियों के साथ सरकार बनानी है। और सरकार जितनी मजबूत होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। सरकार जितनी मजबूत होगी, उसके कदम भी उतने ही मजबूत होंगे।
सरकार जितनी मजबूत होगी उतने ही परिणाम उपकारक होंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मजबूत सरकार बने का सपना ले। अब ज्यादा प्रयोग न करे भाइयों, ये दिल्ली वालों को तो जाना तय है, ये बच नहीं सकते। तो जो आने वाले हैं उनको मजबूती के साथ लाओ ना, सीधी सादी समझ की बात है ये, जरा मजबूती के साथ लाओ। भाइयों बहनों, कांग्रेस के मित्र आजकल आइडियोलॉजी की चर्चा करते हैं। उनकी सोच ये है, हमारी सोच ये है, उनकी सोच ये है, हमारी सोच ये है। अरे मेहरबान, आपकी सोच क्या है मैं समझाऊं। आपने तो कहा था भारत हमारे लिए मधुमक्खी का छत्ता है, और तब जाकर के मैंने आपको ललकारा था और आपको मैंने कहा था आपके लिए भारत मधुमक्खी का छत्ता होगा, हमारे लिए भारत हमारी मां है, यह हमारी मां है। आपके लिए ये देश, ये धरा, ये भूमि, ये जमीन सिर्फ आपके लिए वो मात्र भूमि है, हमारे लिए वो मातृभूमि है, मातृभूमि। आप में और हमारे में ये फर्क है। आपके लिए मातृभूमि, हमारे लिए मातृभूमि, ये फर्क है। और देश आते समय में इस फर्क को बराबर पहचानने वाला है। भाइयों बहनों, आज मैं इस विशाल जनसागर को, लाखों लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रहा हूं। ये 3D टेक्नोलॉजी, इसका इतना बड़ा उपयोग विश्व में कहीं नहीं हुआ है, एक पिछड़े देश में हो रहा है। ये हिंदुस्तान के नौजवानों का कर्तव्य है। आईटी प्रोफेशन में हमारे देश के नौजवानों ने बहुत कमाल की है। ये उन्हीं का तजुर्बा है कि आज मैं लाखों लोगों के सामने आपके पास खड़ा हूं। भाइयों बहनों, आज मेरा अंतिम कार्यक्रम नहीं, यह तो पहला है। मुझे पहले एक बार 7 तारीख को करना था, लेकिन टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट आया, मैं नहीं कर पाया। मैंने उस दिन भी क्षमा मांगी थी, आज भी उन स्थानों पर जहां नहीं पाया मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आने वाले चुनाव के हर तबके में, हर 2-4 दिन के बाद इसी प्रकार से 100 से अधिक स्थानों पर 3D सभाएं करते रहने वाला हूं। दिन भर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाऊंगा। आज भी मैं दिल्ली से निकला, उड़ीसा गया, छत्तीसगढ़ गया, यहां आया और अब आपसे बात कर रहा हूं। दौरा भी करूंगा, लोगों से मिलूंगा, 3D पे बात भी करूंगा। आपने, मैं देख रहा हूं मेरे सामने स्क्रीन पर, मैं आप सबको देख रहा हूं। इतनी बड़ी भीड़ 3D सभा में मुझे नजर आ रही है। मुझे आपके तालियों के गड़गड़ाहट सुनाई दे रही हैं। मुझे आपका उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजी की ताकत क्या है, ये मैं और आपके बीच ये जो नाता बना है उससे दिखाई देती है। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, हो सके उतना जल्दी हमें डिजिटल इंडिया का भी सपना पूरा करना है। भाइयों बहनों, आज मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं। आपके साथ बात करने का मौका मिला, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिला है। भाइयों बहनों, भले समय की सीमा के कारण इस बार मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया हूं। आज भले ही मैं मंच पर आपको दिख रहा हूं, लेकिन आप विश्वास कीजिए, मैं आपके दिलों में बैठा हूं, मैं आपके बीच में बैठा हूं, आप ही के लिए बैठा हूं और आप ही के सहारे बैठा हूं। मुझे विश्वास है हम सब मिलकर के भारत का भाग्य बदलेंगे। भारत का भव्य भूतकाल था, भारत का भव्य भविष्य भी बनेगा। हमारे नौजवानों में सामर्थ्य है, बस उनको अवसर देना है। और आप देखिए, देखते ही देखते देश बदल जाएगा, दुनिया का नजारा बदल जाएगा। इसी सपने के साथ आगे बढ़ना है। मेरे साथ पूरी ताकत से दोनों हाथ ऊपर करके आपको भारत माता की जय बोलनी है। दोनों हाथ ऊपर करके सबको मैं सुनना चाहता हूं। और मैं यहां से देखना चाहता हूं, मेरे सामने स्क्रीन पर हिंदुस्तान के सभी कोने के कार्यक्रम मैं देख रहा हूं। और इसलिए मैं आपसे एक साथ देश में भारत मां की जय बुलाना चाहता हूं। भारत माता की।
भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल निशान पर बटन दबाना याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सवा सौ करोड़ भारतीयों की आशा, अपेक्षा और सकारात्मकता के प्रतीक बन चुके ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे 3D तकनीक से सीधे सहज रूप से दिल से जुड़े। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को,